Hello everyone, welcome to our YouTube channel, The Legal Playbook. Today we are going to start the next lecture, that is Adjudication of Dispute and Claim, जो है चैप्टर नंबर 6 में दिया है इन द एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948। तो इसमें हम एडजुडिकेशन ऑफ डिस्प्यूट एंड क्लेम्स कैसे होता है वो देखेंगे। सेक्शन 74 टू सेक्शन 80 इस पार्ट में देखेंगे। आगे के सेक्शन जो है हम पार्ट 2 में देखेंगे। अब देखो सेक्शन नंबर 74 क्या बात कर रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एम्प्लॉयज इंश्योरेंस कोड। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कोड जो है यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट शैल नोटिफाई कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एम्प्लॉयज इंश्योरेंस कोड फॉर स्पेसिफाइड लोकल एरिया। तो कोड इज क्रिएटेड बाय ऑफिशियल जो है यहाँ पे गैजेट में से क्या किया जाएगा, कोड को इस्टेब्लिश करेगा स्टेट गवर्नमेंट। उसके बाद नंबर ऑफ जजेस कितने होंगे, कोर्ट हाउस नंबर ऑफ जजेस ऑफ द स्टेट कौन डिसाइड करेगा, स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करेगा। क्वालिफिकेशन जो है 5 years प्रैक्टिशनर लीगल प्रैक्टिशनर होना चाहिए। अपॉइंटमेंट ऑफ द एरिया जो लोकल एरिया है ना, और मल्टीपल कोर्ट्स वन एरिया, हम यहाँ पे वन कोर्ट और मल्टीपल कोर्ट्स यहाँ पे अपॉइंट कर सकते हैं। उसके बाद जो है बिजनेस डिस्ट्रीब्यूशन जो है, बिजनेस डिस्ट्रीब्यूशन मल्टीपल कोड्स एग्जिस्ट सेम एरिया, स्टेट गवर्नमेंट में रेगुलेट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्लासेस बिटवीन देम, स्टेट गवर्नमेंट यहाँ पे रेगुलेट करेगा। उसके बाद सेक्शन 75 है मैटर्स टू बी डिसाइडेड बाय द एम्प्लॉयज इंश्योरेंस कोड। तो मैटर्स क्या डिसाइडेड है यहाँ पे एम्प्लॉयज जो इंश्योरेंस कोड में, लिस्ट ऑफ डिस्प्यूट क्वेश्चन टू बी डिसाइडेड बाय ईएसआई कोड। तो लिस्ट ऑफ जो डिस्प्यूट है क्वेश्चन यहाँ पे डिसाइडेड बाय ईएसआई कोड डिसाइड करेगा। कोर्ट डिसाइड्स ऑन यहाँ पे क्या क्या डिसाइड करेगा, वेदर अ पर्सन इज एम्प्लॉई और लायबल टू कंट्रीब्यूशन, पर्सन एम्प्लॉई है और लायबल टू कंट्रीब्यूशन के लिए लायबल है कि नहीं। उसके बाद जो है रेट ऑफ वेजेस कितना देना है। उसके बाद rate of contribution payable by principal identity of principal employer for the employee, right to benefit है कि नहीं, it amount and duration। उसके बाद dispute और direction of section 55A, review of the dependent था ना उसके बारे में, any other dispute between the employer employee corporation regarding the contribution benefit dues। तो इसके बारे में जो है यहाँ पे dispute जो है रिजॉल्व होगा। उसके बाद सबसेक्शन 2 क्या बात कर रहा है, सबसेक्शन 2 जो है द क्लेम्स आर आल्सो डिसाइडेड बाय ईएसआई कोर्ट, अदर कोर्ट जो है यहाँ पे क्लेम बाय कॉर्पोरेशन टू रिकवर कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द प्रिंसिपल एम्प्लॉय, क्लेम बाय प्रिंसिपल एम्प्लॉयर टू रिकवर कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द इमीडिएट एम्प्लॉयर, क्लेम अंडर सेक्शन 68, क्लेम अंडर सेक्शन 70, एनी अदर क्लेम रिकवर बेनिफिट पेबल अंडर दिस एक्ट। तो इस एक्ट में कवर होगा। उसके बाद जो है सेक्शन नंबर 75 2A जो है इसमें ही है। तो इफ द डिजेबलमेंट क्वेश्चन अराइजेस एंड नो डिसीजन फ्रॉम द मेडिकल बोर्ड एंड ट्रिब्यूनल कोर्ट यहाँ पे नहीं है, तो गेट डिसाइड फर्स्ट यहाँ पे होगा। उसके बाद जो है प्रिंसिपल एम्प्लॉयर मस्ट डिपॉजिट 50% ऑफ ड्यूज क्लेम जो है यहाँ पे उसको डिपॉजिट करना पड़ेगा। रेज द डिस्प्यूट ईएसआई कोर्ट में, डिस्प्यूट अगर रेज करना है तो 50% आपको प्रिंसिपल एम्प्लॉयर को यहाँ पे सबमिट करना पड़ेगा, डिपॉजिट करना पड़ेगा। कोर्ट में वेव और रिड्यूस कर सकती है, जो डिपॉजिट है वो वेव ऑफ कर सकती है और रिड्यूस भी कर सकती है। सिविल कोर्ट हैव नो जुरिस्डिक्शन, यहाँ पे इस मैटर में सिविल कोर्ट का कोई भी जुरिस्डिक्शन नहीं है। उसके बाद सेक्शन नंबर 76 क्या बात कर रहा है, इंस्टीट्यूशन ऑफ प्रोसीडिंग। अब आपको इंस्टीट्यूशन ऑफ प्रोसीडिंग का प्रोसीजर क्या है वो बोला है यहाँ पे। 76 क्लॉज 1 जो सबसेक्शन 1 है, प्रोसीडिंग मस्ट बी इंस्टीट्यूटेड इन द ईएसआई कोड ऑफ द लोकल एरिया वेयर द इंश्योर्ड पर्सन वाज वर्किंग एट द टाइम द डिस्प्यूट अरोज। अब डिस्प्यूट अरोज हुआ तो आपको क्या करना है, इंश्योर्स द जुरिस्डिक्शन लाइज होता है कि नहीं, उस जुरिस्डिक्शन में आपको क्या करना है, केस फाइल करना है। जहाँ पे क्लोजेस्ट जुरिस्डिक्शन है और प्रॉपर जुरिस्डिक्शन में आपको सबसे पहले तो यहाँ पे जुरिस्डिक्शन में केस फाइल करनी है। उसके बाद सेकेंड में क्या बोला है, इफ द कोर्ट फाइंड्स दैट मैटर कैन बी मोर कन्वीनियंटली हैंडल ओवर बाय द अनदर ईएसआई कोर्ट। मतलब क्या हुआ है, एग्जांपल देखो, इफ एम्प्लॉय ट्रांसफर द पुणे आफ्टर द फाइलिंग इन मुंबई, द केस में ट्रांसफर टू पुणे, इफ द मोर कन्वीनियंट पुणे में होगा तो पुणे में केस ट्रांसफर होगा। उसके बाद थर्ड में क्या बोला है, थर्ड में बोला है यहाँ पे द स्टेट गवर्नमेंट कैन ट्रांसफर द मैटर, डिफरेंट स्टेट में ट्रांसफ़र मैटर कर सकते हैं विद कंसेंट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट से
गवर्नमेंट के कंसेंट से यहाँ पे मैटर उस स्टेट में ट्रांसफर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अ केस इज फाइल्ड इन मध्य प्रदेश कैन बी ट्रांसफर टू द राजस्थान विद राजस्थान स्टेट गवर्नमेंट के कंसेंट से। उसके बाद जो है, द कोर्ट विच द केस इज ट्रांसफर्ड शैल बी कंटिन्यू मैटर एज इफ इट वॉज ओरिजिनली इंस्टीट्यूटेड देयर। तो देयर इज नो नीड टू रीस्टार्ट दी प्रोसीडिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जहाँ से आगे है वहाँ से कंटिन्यू है, आप वहाँ से कंटिन्यू कर सकते हैं। सेक्शन 77 कमेंसमेंट ऑफ प्रोसीडिंग की बात कर रहा है। प्रोसीडिंग बिफोर ईएसआई कोर्ट शैल बिगिन बाय द एप्लीकेशन से बिगिन होगा। आपको एप्लीकेशन देना पड़ेगा रिगार्डिंग द डिस्प्यूट। स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एनी क्लेम डिस्प्यूट और इशू बिफोर द कोर्ट इज स्टार्टिंग फ्रॉम द एप्लीकेशन। उसके बाद जो है 77A1A में क्या बोला है, एप्लीकेशन मस्ट बी मेड within the 3 years when the cause of action arose। आज cause of action arose हुआ है तो आज से 3 years के अंदर आपको क्या करना है, यहाँ पे जो है आपको फाइल करना है। 77(1)(a) में क्या बोला है, क्लॉजेस है A, B, C। तो ए में क्या बोला है, बेनिफिट क्लेम्स व्हेन द इंश्योर्ड पर्सन और डिपेंडेंट क्लेम्स बेनिफिट विद इन द 12 months आफ्टर द बिकेम ड्यू और रीजनेबल टाइम इज अलाउड बाय द कोर्ट। एग्जाम्पल देखिए, इफ द सिकनेस बेनिफिट बिकम द ड्यू ऑन 1 January 2023 एंड इज नॉट क्लेम्ड बाय January 1, 2024, कॉज ऑफ एक्शन डजेंट अराइज अनलेस क्लेम्ड, आपको नहीं मिलेगा। जब तक आप क्लेम नहीं करते हो ना, तब तक आपको कोई भी यहाँ पे बेनिफिट नहीं मिलेगा। आपको क्लेम करना पड़ेगा तभी मिलेगा। उसके बाद, फॉर कारपोरेशन क्लेम टू रिकवर द कॉन्ट्रीब्यूशन इंटरेस्ट डैमेजेस व्हेन द कारपोरेशन मेक्स द क्लेम फॉर द फर्स्ट टाइम। तो देखो एग्जाम्पल, इफ द ईएसआई कारपोरेशन क्लेम्स ड्यू ऑन द April 1, 2025, देन इज कॉज ऑफ एक्शन डेट जो है यहाँ पे मस्ट बी claim be made 5 years of period concern। Principal employer's claim against the immediate employer when the evidence of the payment was due to the submitted to the corporation। Example, principal employer जो है claim arises only when जो इमीडिएट एम्प्लॉय है ना फेल्स टू शो दी एविडेंसेस, फेल हो गया तो यहाँ पे क्लेम अराइज होगा। 70 यहाँ पे क्लॉज 2 क्या बोल रहा है, एप्लीकेशन रिक्वायरमेंट फॉर्म होगा, पर्टिकुलर्स फी जो है प्रिस्क्राइब्ड है, रूल मेकिंग अथॉरिटी स्टेट गवर्नमेंट कंसल्टेशन विद द कॉर्पोरेशन जो है। 78 में क्या बात हो रही है, पावर्स टू एम्प्लॉयर इंश्योरेंस कोड। पावर क्या है, ईएसआई कोर्ट हैज़ फॉलोइंग सिविल कोड पावर, समन निकालेंगे, इन्फोर्समेंट अटेंडेंस ऑफ विटनेसेस को बुलाएंगे एविडेंस देने के लिए, डॉक्यूमेंट सबमिट करने के लिए, कंपेलिंग डिस्कवरी एंड प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट एंड मटेरियल ऑब्जेक्टेड, एडमिनिस्ट्रिंग द ओथ, रिकॉर्डिंग एविडेंसेस। सिविल कोड जो है यहाँ पे 26 ऑफ द सीआरपीसी जो चैप्टर है ना, उसमें सेक्शन 195 में ये बात हो रही है। उसके बाद 78 क्लॉज सबसेक्शन 2 में क्या बात हो रही है, कोर्ट शैल फॉलो द प्रोसीजर एज प्रिस्क्राइब बाय द स्टेट गवर्नमेंट, जैसे प्रिस्क्राइब करेगा वैसे यहाँ पे प्रोसीजर होगा। थर्ड में बोला है, कॉस्ट इंसिडेंटली प्रोसीडिंग विद इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द कोर्ट में होगा कॉस्ट जो है। उसके बाद 4 में बोला है, एनी ऑर्डर ऑफ ईएसआई कोर्ट इज इन्फोर्सेबल लाइक द सिविल कोर्ट से डिक्री लाइक इन्फोर्सेबल होगा। उसके बाद जो है अपीयरेंस बाय द लीगल प्रैक्टिशनर, तो स्कोप क्या है यहाँ पे, गवर्न्स हाउ अ पर्सन कैन अपीयर और एक्ट प्रोसीडिंग बिफोर द एम्प्लॉयज इंश्योरेंस कोर्ट में, कैसे यहाँ पे गवर्न होगा, कौन आएगा यहाँ पे। मेन प्रोविजन जो है यहाँ पे, एनी एप्लीकेशन अपीयरेंस और एक्ट रिक्वायर्ड टू बी मेड और डन बाय द पर्सन टू और बिफोर एनी एम्प्लॉयज इंश्योरेंस कोर्ट में बी डन बाय, यहाँ पे एनी पर्सन, अ पर्सन कैन बी लीगल प्रैक्टिशनर होगा, ऑफिसर इधर देखिए यहाँ पे ये रजिस्टर ऑफ ऑफिसर, रजिस्टर ट्रेड यूनियन का, एनी अदर पर्सन ऑथराइज्ड बाय द कोर्ट परमिशन एक्सेप्ट क्या बोला है, द प्रोविजन डज नॉट अप्लाई अपीयरेंस फॉर द पर्पज ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस के लिए नहीं होगा। उसके बाद यहाँ पे की टेकवेज क्या है, रिप्रेजेंटेशन इज अलाउड है, लीगल एक्सपर्ट्स, पर्सनल अपीयरेंस अलाउड मैंडेटरी है यहाँ पे, एग्जामाइंड एज विटनेस, इंश्योर्स एक्सेस टू जस्टिस है। तो आई होप आपको ये पॉइंट समझ आया होगा। थैंक यू।